हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोगों ने आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट करवाया था एसएफएम का। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम उस टेस्ट के आंसर्स के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं ताकि उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हों आप उनको क्या कर सके, परफेक्टली प्रिपेयर कर सकें। अच्छा, मैंने जो टेस्ट लिया था मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो भी टेस्ट लिए थे आपके, उसमें मैंने पास एग्जाम के क्वेश्चंस ही रखे थे। सारे सीएमए एग्जाम के पास एग्जाम के क्वेश्चंस थे ये वाले। तो जो भी हम इस टेस्ट में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास एग्जाम के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो अगर किसी ने स्कैनर प्रिपेयर नहीं किया तो भैया ये पेपर मेरे साथ साथ तैयार कर सकते हैं। उससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी थोड़ा देख पाएंगे कि आखिर क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं हमारे। चलो अब देखो। हाँ सर, एमसीक्यूज आ रहे हैं। सबसे पहले 4 एमसीक्यूज है, हर एमसीक्यू 2-2 नंबर का है। सबसे पहले आपसे बोला फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पोर्टफोलियो कंटेनिंग 3 सिक्योरिटीज, 3 सिक्योरिटीज है ए बी और सी। सबसे पहले आपको कोरिलेशन गिवन है, फिर स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है और उन तीनों का वेट गिवन है। पूछा क्या है, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी ए एंड बी। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला लगाओ, कोवेरियंस बिटवीन ए एंड बी। तो सर फॉर्मूला एक तो होता है जैसे ए माइनस ए बार इंटू बी माइनस बी बार और इंटू प्रोबेबिलिटी अगर प्रोबेबिलिटी हो तो, वरना डिवाइड बाय एन। लेकिन मैंने देखा यार यहाँ पे ये सब डेटा तो है ही नहीं, ए बार बी बार ये सब ए वैल्यूज अलग अलग प्रोबेबिलिटीज ये सब कुछ नहीं गिवन है। तो मैंने कहा फिर तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सेकंड फॉर्मूला क्या था, फिर वो कोरिलेशन को शफल करते हुए, कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी इनटू, कोरिलेशन के फॉर्मूला को शफल करते हुए कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी। तो कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी क्या सर, कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी है 0.4, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए है 9 और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी है 11। आंसर कितना आएगा सर, 0.4 इंटू 9 इंटू 11, 39.6। डन, हो गया पहला आंसर। दूसरा देखो, 1000 रुपीज है पार वैल्यू बॉन्ड बेयरिंग अ कूपन रेट ऑफ 14% मैच्योर आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद मैच्योर हो रहा है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दिस बॉन्ड इज 10%। वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपसे पूछा है, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है, सिंपली आपको फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो पहले 5 साल तक तो आपको 14% इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर हम वैल्यू ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, सिंपली प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 5 साल का यहाँ पे बेनिफिट्स फिक्स टाइम के लिए मिल रहा है तो सिंपली पी फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है। तो एक तो 1000 रुपए का 1000 रुपए का 14%, 140 रुपए, 1000 रुपए पर 14%, 140 रुपए आपको अगले 5 साल तक मिलेंगे। तो 5 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर लगा देंगे हम यहाँ पर, प्लस 5th ईयर में आपको 1000 रुपए मिलेगा। तो 1000 रुपए पर 5th ईयर का पी फैक्टर लगा देंगे। तो 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, अच्छा 14% से देखोगे पी फैक्टर या 10% से, सर रिक्वायर्ड 10 है ना तो 10 से देखेंगे। तो 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू 1 2 3 4 5 0.621 और डी प्रेस कर देते हैं तो 3.791। तो जब आप देखेंगे 1000 इंटू 14% इंटू 3.791 एम प्लस 10,000 इंटू 0.621 एम प्लस एम आर सी किया, यह है 1151.74 और उसने बोला था नियरेस्ट रूपी में, तो ये आ गया 1152 बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फिर तीसरा बोला द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के लिए इंफॉर्मेशन दे रखा है, रिटर्न है उसका, रिस्क है बीटा है, रिस्क फ्री है, ट्रेनर रेशियो पूछा है। तो ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेनर रेशियो इज इक्वल्स टू लाइकली रिटर्न माइनस आर एफ अपॉन बीटा। लाइकली रिटर्न सर 13%, आर एफ 10%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और बीटा कितना 0.90। मतलब सर ये कुछ इंफॉर्मेशन तो मैं फालतू दी हुई होती है गुमराह करने के लिए, सारी इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए नहीं होती है। 13 माइनस 10 डिवाइड बाय 0.9, 3.33। ओके, तो एक तो सारी इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करना होता है और दूसरा क्या होता है, जैसे ये ऑप्शंस है
1152 1512 ये बहुत सिमिलर होते हैं, तो बड़ा गौर से घूर कर ना इनको टिक मार्क लगा के आना, है ना, ऐसा लिख के आना आंसर ना, टिक मार्क थोड़ा ना ओएमआर शीट थोड़ा ना बंटी तुमको। चलो देखो अब क्या करें सर, गिवन फॉर अ प्रोजेक्ट, हाँ ओएमआर शीट भरनी तो ओएमआर के अंदर करके आएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। गिवन फॉर अ प्रोजेक्ट एनुअल कैश इनफ्लो 80,000, अभी तो नहीं भरना ना तुमको, 80,000, यूजफुल लाइफ 4 साल, अनडिस्काउंटेड पे बैक पीरियड 2.855, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या करोगे। एनुअल कैश इनफ्लो 80,000 रुपए है हर साल, ओके, यूजफुल लाइफ 4 साल है, अनडिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ओके डिस्काउंटेड नहीं, नॉर्मल वाला पे बैक पीरियड बता रखा है तुमको 2.85 है, मतलब 2.855 ईयर्स में तुम्हारा पैसा रिकवर हो जाता है। एक बात बताओ, अगर मान लो तुम्हारा पे बैक पीरियड 1 साल होता तो तुम क्या कहते हैं, तो 1 साल में तो हम 80,000 कमा रहे हैं और हमारा पे बैक पीरियड 80,000, मतलब हमारा आउटफ्लो भी 80,000 ही रहा होगा, बिल्कुल। उसके बाद मतलब आउटफ्लो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, आप कहते हैं अगर पे बैक पीरियड 2 साल है तो इसका मतलब पहले साल 80 और दूसरे साल 80 तुम कमा लोगे, मतलब तुम्हारा पैसा रिकवर हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, 1,60,000 में रिकवर हो गया, इसका मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1,60,000 है, लेकिन तुम्हारा पे बैक पीरियड कितना आ रहा है 2.855, मतलब इतना टाइम लगा ना तुमको, तो 80,000 को 2.855 से मल्टीप्लाई करो, 80,000 इंटू 2.855, 2,28,400, यह आ गया तुम्हारा क्या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आउटफ्लो, क्योंकि इतना इनफ्लो 280 228 400, तुम जब इनफ्लो कमाओगे तब जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा, पैसा रिकवर हो रहा है, इसका मतलब पैसा लगा कितना था 2,28,400, ओके। तो चारों एमसीक्यूज हो गए, अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो आपको कोई 6 क्वेश्चंस करने थे, किसमें से 2 to 8 टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 2 to 8 में ना पहला क्वेश्चन तो गया, अब 2 to 8 में मतलब 7 क्वेश्चन होंगे, 7 में से 6 क्वेश्चन आपको करने थे, आंसर एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 8। सर 6 क्यों, हर एक का वेटेज अपन ने कितना रखा है, 7 नंबर का वेटेज रखा है अपन ने हर एक क्वेश्चन का, तो 7 नंबर इंटू 6 42 ये हो जाता है, 8 नंबर का एमसीक्यू हो गया, 50 नंबर का पेपर था। तो ऐसे एडे की तरह सारे के सारे क्वेश्चन मत करके आ जाना, बोला ना अगले ने कोई 6 क्वेश्चन करने, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को रीड करना है, गो थ्रू करना है। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन सर ये 15 मिनट मिलता है ना रीडिंग टाइम, उसमें फॉर ए प्रोडक्ट सर्वाइवल इट इज एस्टिमेटेड आईआरआर ऑफ प्रोजेक्ट इज 16%, एस्टिमेटेड लाइफ इतना है, फाइनेंशियल मैनेजर स्टडी दैट सेंसिटिविटी एनालिसिस, पता चला ये सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन है। अब किसी ने सेंसिटिविटी एनालिसिस पढ़ के आया है तो इसमें दिमाग लगाना, वरना मत दिमाग लगाना। पीवी रेशियो, होगी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वगैरह, ठीक है, तो पढ़ा हुआ है तो दिमाग लगाना, वरना मत लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड वाला, सर ये मॉड्यूल का देखा देखा क्वेश्चन, पहले इसको कर लेना, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है कौन सा क्वेश्चन पहले वाला करना है। तो सर ये 2 मशीन है, 2 मशीन में से ये देखना है इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो, ये तो हम देख लेंगे, ओके। तो पहले फेज में तो इस तरीके से चेक करना कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन हमको आते हैं। फोर्थ सर म्यूचुअल फंड वाला, ये तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एनएवी पर यूनिट निकालना ये भी कर लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स प्राइस, अरे सर ये तो वो हेजिंग का रिस्क बढ़ाने का, रिस्क कम करने का, ये तो हमको इजीली अच्छे से आता है, ये भी कर लेंगे। ये थोड़ा सा क्या लग रहा है, कंपनी विशेष एनुअल कैश फ्लो इंटरेस्ट एंड टैक्स, पढ़ने से थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा है। व्हाट मिनिमम सेल वैल्यू ऑफ द एसेट, पढ़ा हुआ नहीं है सर, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे तब दिमाग लगाएंगे, तो एक बार इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये सर रिटर्न है, वेरिएंस है, डिटरमाइन द इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक लाइन, व्हाट वुड बी द रिटर्न इफ यू आर फाइंडिंग इन फर्स्ट कंपेटिबल, सर पोर्टफोलियो क्वेश्चन है, ऐसे पीएम के क्वेश्चन सबसे पहले उठा के करने, सिक्योरिटीज एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वेश्चन सबसे पहले उठा के करने, क्योंकि उनमें कोई गोलमाल नहीं होता, बहुत इजी जी क्वेश्चन होते हैं। ये देखो ये ऐसे पीएम तो हम सबसे पहले करें, कोई तो चैप्टर तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे होंगे ना, तो मैं हर बार बोलता हूँ ऐसे पीएम सबसे बढ़िया, सबसे पहले ऐसे पीएम के क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर दो, और उसके बाद वन बाय वन जो जो क्वेश्चन आ रहे हो वो सब करो। कहने का मतलब है जो क्वेश्चन आपको आ रहा है ना वो आपको करना है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, वो पहले करना है, उनको क्रॉस चेक कर लेना है कि हमको कोई गलती वलती तो नहीं है, और फिर जो नहीं आ रहे हैं फिर उन क्वेश्चन पे करना। तो 40-50 नंबर का ऐसा जुगाड़ बैठ जाए अच्छे से, फिर मन को शांति मिल जाए कि हाँ भैया पास हो जाऊंगा। उसके बाद आप और क्वेश्चंस को ट्राई करो, जिससे क्या होगा
और क्वेश्चन में भी थोड़ा 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 हिंट करके तुम करके आओगे, तुम्हारा नंबर स्कोर बढ़ जाएगा, है ना। तो एग्जामिनेशन स्कोर इजीली हो जाता है इजीली स्कोर, अगर तुम पढ़ के गए हो और इस तरीके से नर्वस नहीं हो कि जो क्वेश्चन तुमको आ रहे हैं केवल उनको ढूंढो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, सर आप तो टू ही करवा रहे हो पहले, बिल्कुल मैं तो टू ही करवा रहा हूँ। इजी गोइंग कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विद, अब दिमाग में ना ऐसा क्वेश्चन का इमेज बनाते चलना। कोई कंपनी है एक नया प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्रोडक्ट सर्वाइवल, इट इज एस्टिमेटेड दैट आईआरआर, सबसे पहले हमको आईआरआर गिवन है, सर आईआरआर तो इनफ्लो आउटफ्लो बराबर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। एस्टिमेटेड लाइफ कितना, 5 साल। Financial manager has studied that project with sensitivity analysis and informed that annual fixed cost sensitivity is 7.8416%। मतलब अगर फिक्स कॉस्ट में इतना मूवमेंट आया तो वो एनपीवी को जीरो कर देगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब ये होता है हर फैक्टर को चेक करना पड़ता है कि कब एनपीवी हमारा क्या हो जाएगा, कितना चेंज आने पर, उस फैक्टर की कितना परसेंट मूवमेंट पर हमारा एडवर्स मूवमेंट पे हमारा एनपीवी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेंसिटिविटी 60% है, क्योंकि 60% के मूवमेंट पर क्या होगा, एनपीवी को जीरो करेगा। अदर इंफॉर्मेशन क्या क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो 70%, जानते हो ना पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 60, जितना यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से आपको कॉस्ट इनकर होगा। एक यूनिट बनाया तो 60 रुपया लगेगा, 2 यूनिट बनाया तो 120 रुपया लगेगा, है ना। वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। एनुअल कैश इनफ्लो कितना बता रहा है, एनुअल कैश फ्लो 57,500, 57,500। इग्नोर डेप्रिसिएशन, वाओ, एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर देना और टैक्स इंपैक्ट को भी इग्नोर कर देना, कर देंगे। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फिर बोला एनपीवी, फिर बोला एनुअल फिक्स कॉस्ट, फिर बोला एस्टिमेटेड यूनिट ऑफ सेल्स और फिर बोला ब्रेक इवन यूनिट्स। ये चीज आपसे पूछी गई है, कैसे करेंगे सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के आपने क्वेश्चन करवाए थे, ये जो आईआरआर गिवन होता है ना इसी से हमको करना होता है। आईआरआर पे इनफ्लो आउटफ्लो बराबर होता है। अब हमको यहाँ पे देखो इनफ्लोज गिवन है, अगर मैं इनफ्लोज को 16% से डिस्काउंटिंग कर देता हूं तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर आएगा। मैंने देखा 16% किधर है, ये रहा। क्यूमुलेटिव फैक्टर आपको दे रखे 16% 5 साल के, 5 साल के क्यूमुलेटिव फैक्टर है अलग अलग 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, जो तुमको यूज करना वो करो। तो 3.274 इंटू क्या कर देना 57,500, इंटू कर देना 57,500, ये 188,255 आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ये देखो ये मैंने सॉल्व कर रखा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट आईआरआर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू एनुअल कैश इनफ्लो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना कैसे आया, एनुअल कैश इनफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 16% 5 साल। ओके, फिर उसने पूछा मुझसे एनपीवी, तो एनपीवी के लिए तो सर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए कौन सी रेट पे, डिस्काउंटिंग रेट पे। क्या मुझे डिस्काउंटिंग रेट गिवन था, क्या मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन था, सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन तो नहीं था, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए रिगार्डिंग सेंसिटिविटी जरूर गिवन था। मतलब 60% एडवर्स मूवमेंट आया तो एनपीवी जीरो हो जाएगा। ओके, और तुम्हें पता है एनपीवी जीरो कब होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के केस में, रेट के केस में सर आईआरआर पे, आईआरआर पे इनफ्लो आउटफ्लो बराबर होते हैं। इसका मतलब आईआरआर है तुम्हारा 16%। ओके, तुम कह रहे हो सेंसिटिविटी है कितना 60%, इसका मतलब जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो भी वॉट एवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्स अमाउंट, उस एक्स अमाउंट में अगर 60% इंक्रीज कर दिया जाए तो वो 16 के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर आईआरआर, क्योंकि एडवर्स मूवमेंट देख रहे हैं हम लोग। एडवर्स मूवमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एडवर्स मूवमेंट क्या होता है, इंक्रीज होगा तब होगा, क्योंकि हायर द डिस्काउंटिंग रेट लोअर विल बी द प्रेजेंट वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिजायर्ड रेट तुम्हारा बढ़ के 16% हो जाएगा, तब तक एनपीवी जीरो ही रहेगा। ओके, तो सर इसको सॉल्व करें 1.60x आएगा इक्वल टू 16, तो x आ जाएगा कितना 16 डिवाइड बाय 1.6 कितना आएगा 10, 16 डिवाइड बाय 1.6 10। ये लो जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% आ गया। तो इस तरीके से पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा, उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू आपको क्या करना, सर एग्जाम में आया क्वेश्चन, हाँ एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला, मुझे पता था एनपीवी निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो।
तो आउटफ्लो तो आ गया था अपना, आउटफ्लो तो आ गया था, आउटफ्लो तो आईआरआर के थ्रू हमने कैलकुलेट कर लिया था, ये लो जी आईआरआर के थ्रू हमने कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन इनफ्लो चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट सर इनफ्लो निकाला था ना हमने, तो अरे इनफ्लो पहले आईआरआर के थ्रू निकाला था। एनपीवी के लिए क्या होगा, इनफ्लो कौन सा चाहिए, कौन सी रेट से, डिस्काउंटिंग कौन सी रेट से होता है, डब्ल्यूएसीसी से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले पता किया अपन ने कि भैया सेंसिटिविटी 60% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आएगा फिर 10%। अभी मैंने तुमको एक्स मान के सॉल्व करवाया, अभी तुमको यहाँ पे डायरेक्ट सेम शुड बी डिवाइडेड वाला मैं 16% किसके बराबर है, 160 के बराबर, क्योंकि 60% सेंसिटिविटी के बाद ये 16 है, तो 16 इक्वल टू 160, तो 100 कितना होगा, ये डायरेक्ट है ना, 10% आप ऐसे भी देख सकते हो। अब 10% देख लेना, आपको दिक्कत नहीं है। ये जो एनुअल कैश इनफ्लो है उसको 10% से डिस्काउंटिंग कर दो, क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करोगे, एनपीवी आ जाएगा। समझ में आई वाली बात, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पूछा है सर वो हमसे, तीसरा क्वेश्चन, एनुअल फिक्स कॉस्ट बता दीजिए। एनुअल फिक्स कॉस्ट, मैंने कहा अभी ये कैसे बताएंगे, एनुअल फिक्स कॉस्ट कैसे बताया जाएगा सर, ये सब हटा देता हूं। हाँ जी, एनुअल फिक्स कॉस्ट सर, एनुअल फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा। अब इसके लिए मेरे को दे रखा है फिक्स कॉस्ट सेंसिटिविटी कितना है, 7.8416%। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट में अगर 7.8416% का एडवर्स मूवमेंट आया तो क्या हो जाएगा, हमारा एनपीवी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इससे फिक्स कॉस्ट कैसे पता चलेगा सर, अब इन सबको यूज करना पड़ेगा ना, पीवी रेशियोज वगैरह को। देखते हैं जरा, चलो देखो कैसे किया अपन ने, डायरेक्ट आंसर पे आओ। हमने कहा भाई हमारा एनपीवी आ गया था कितना, 29,727। ओके, एनपीवी हमारा 29,727.50। टू मेक एनपीवी जीरो देयर विल बी इंक्रीज, अब एनपीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, तो एनपीवी को जीरो लाने के लिए तुमको इतना अमाउंट से फिक्स कॉस्ट को, कोई कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, या तो या इनफ्लो कम करना पड़ेगा। अभी हम फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितने से, 292727.50 से, वो भी कैसे, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, क्योंकि वो एनपीवी के प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, और फिक्स कॉस्ट तो हर साल लग रही होगी ना, 5 साल का प्रोजेक्ट है। तो आपको फिक्स कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 29,727.50 से अगर हम बढ़ा देते हैं तो कॉस्ट बढ़ेगा, तो हमारा एनपी उतना से डाउन हो जाएगा। नाउ एज्यूम चेंज इन फिक्स कॉस्ट इज एक्स, हमने माना कि फिक्स कॉस्ट में जो चेंज हो रहा है एक्स अमाउंट है, हर साल का बता रहा हूं, हर साल जो फिक्स कॉस्ट में चेंज है वो क्या है, एंड एज्यूमिंग चेंज इन फिक्स कॉस्ट एक्स पर एनम, है ना, एक्स पर एनम। ओके जी, मैंने माना कि हर साल ये ईयर 1 2 3 4 5, हर साल जो भी मेरा कैश इनफ्लो है उसके अंदर जो मेरा फिक्स कॉस्ट है वो एक्स अमाउंट था, वो एक्स अमाउंट था, वो भी क्या चेंज कर रहा हूं, कैश इनफ्लो जो भी था मेरा, वॉट एवर द कैश इनफ्लो हर साल का, कितना था सर हमारा हर साल का कैश इनफ्लो, 57,500, 57,500, 57,500। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कैश इनफ्लो में से फिक्स कॉस्ट के रिगार्डिंग अमाउंट हटाना है, तो ये काम कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, चेंज इन फिक्स कॉस्ट, मैंने क्या कर लिया, एक्स कंसिडर कर लिया, चेंज इन फिक्स कॉस्ट मैंने क्या कर लिया, एक्स कंसिडर कर लिया। ओके, अब क्या हुआ, ये चेंज इन फिक्स कॉस्ट का जो इंपैक्ट आना है, मैंने कहा भैया जो मेरी ऑलरेडी एनपीवी आ रही थी वो एनपीवी किससे कम हो जाएगी, 29,727 से, तो मैंने कहा भैया चेंज इन फिक्स कॉस्ट को एक्स मान लिया। इसका अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो ये किसके बराबर आना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू 29,727.50 के बराबर आना चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने कहा सिंपली सुनो, क्या कि भाई मेरा जो एनपीवी आ रहा है वो आ रहा है 29,727.5। अगर मैं, हाँ अपनी फिक्स कॉस्ट को, अगर मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करता हूं तो वो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कितने से इंक्रीज होगा, इंक्रीज ऑफ फिक्स कॉस्ट, अगर वो 29,727.50 से फिक्स कॉस्ट को बढ़ा लेता हूं तो मेरा एनपीवी जीरो आ जाएगा, बिल्कुल। अब मुझे पता चल गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ चेंज इन फिक्स कॉस्ट,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ चेंज इन फिक्स कॉस्ट कितना है 29727.50। ओके, जिसको कि मैंने क्या मान लिया कि भैया ये तो प्रेजेंट वैल्यू है 5 साल का, तो अभी हर साल का कितना x, हर साल का x है इक्वल है हर साल चेंज, उसको 5 साल के क्यूमुलेटिव फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाला। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ चेंज इन फिक्स कॉस्ट कितना है 29727.5। नाउ x अमाउंट पता कर लिया मैंने 10। इसका मतलब मेरा हर साल ईयर 1 to 5 हर साल 7841.60 फिक्स कॉस्ट अगर इंक्रीज होता है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होगा 10। और इससे मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इससे इंक्रीज होगा तो मेरा एनपीवी इतना अमाउंट से डाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो 7841.60 ये अब ये क्या आ गया, फिर ये चेंज आया और मेरे को परसेंटेज सेंसिटिविटी दे रखा है कि हर साल फिक्स कॉस्ट में कितना परसेंट का चेंज आए तो एनपीवी जीरो आएगा का 7.8416% का, और मेरे चेंज आ कितना रहे 7841.6। तो भैया अब देख लो आप कि फिक्स कॉस्ट है कितना, तो परसेंटेज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाया चेंज इन फिक्स कॉस्ट टू मेक एनपीवी जीरो डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट इनटू 100। सेंसिटिविटी मतलब फिक्स कॉस्ट में कितना परसेंट का चेंज है, तो परसेंटेज हमको गिवन है, चेंज हमको गिवन है, तो फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बिल्कुल। तो 1 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट है जिसमें अगर 7841.60 इंक्रीज हो जाता है हर साल तो हमारा एनपीवी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है वाली चीज? तो एक बार समझना पड़ेगा इसको ना, बार बार ऐसा नहीं याद हो रहा हो रट लो, रट लो। एनपीवी देख लो पहले कितना आ रहा है, सेकंड में एनपीवी निकाला उसकी का हेल्प लिया, मैंने कहा एनपीवी इतना आ रहा है इसका मतलब मेरा फिक्स कॉस्ट में इतना चेंज पॉसिबल है, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में फिक्स कॉस्ट में इतना चेंज पॉसिबल है। तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में ना अब मैंने हर साल को एक्स 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 मान लिया चेंज को और उसका पी फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू निकाला और उसके इक्विवेलेंट रखा, जिससे हर साल का चेंज मेरे पास आ जाएगा। हर साल का चेंज 7841.60 और हर साल की सेंसिटिविटी दे रखा कि भैया आपकी जो भी फिक्स कॉस्ट है वो 7.8416% से अगर बढ़ जाती है हर साल तो आपका एनपीवी जीरो आ जाएगा। तो और बस वो अमाउंट 7.8416% किसके इक्वल था, 7841.60 के इक्वल था। तो हमारी फिक्स कॉस्ट निकल के आ जाएगी कितनी, 1 लाख रुपए। ओके सर, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये काफी अच्छा था ना, काफी अच्छा चीज था ये, बड़ा ध्यान से देखना ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अरे सर ये इसका फोटो देखो, एस्टिमेटेड एनुअल यूनिट्स ऑफ सेल्स, एस्टिमेटेड एनुअल यूनिट ऑफ सेल्स। सर ये क्या है, हर साल कितनी यूनिट्स बिकेंगी, एस्टिमेटेड एनुअल यूनिट ऑफ सेल्स। तो इसके लिए आप क्या करोगे सर, वेरिएबल कॉस्ट है, एनुअल कैश फ्लो है, इन सब का हेल्प लेते हैं और यूनिट ऑफ सेल्स पता कर लेते हैं रिवर्स में। तो मैंने देखा यहाँ पे देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट दैट इज पीवीटी। पीवीटी के बाद लेस क्या करो किया मैंने, टैक्स था नहीं तो पीएटी भी वही है और पीएटी में डेप्रिसिएशन था नहीं तो कैश फ्लो भी वही है। कैश फ्लो मेरे पास था 57,500। फिक्स कॉस्ट अभी अभी लास्ट में 1 लाख रुपए मुझसे कैलकुलेट हुआ, तो अगर मैं 1 लाख में 57,500 ऐड करता हूँ तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 70%। वेरिएबल कॉस्ट मुझे 60 रुपए दे रखा है और कंट्रीब्यूशन मुझे 70% दे रखा है। ओके, तो ये 70 तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 30% होगा, कंट्रीब्यूशन अगर आपका 70% बच रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट 30% होगा। ओके सर, अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा भैया अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्स वगैरह ये सब पता कर सकता हूँ कैसे। ये एक 57,500 बिल्कुल, ये 70% के बराबर है बिल्कुल, तो डायरेक्ट भी दे सकता था। 1,57,500 किसके बराबर है, 70% के बराबर है, तो 2,25,000 मेरा आंसर आ जाएगा एनुअल सेल्स। और यूनिट्स में मुझे अगर पता करना है, अगर मुझे यूनिट्स में पता करना है, अच्छा सर ये आपने कैसे किया, कॉस्टिंग बढ़िया, कॉस्टिंग सेल्स इन वैल्यू, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला हुआ करता था क्या कि डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। मैंने बस वही यूज किया, मैंने टेबल में रख के यूज किया, मेरे को दिक्कत नहीं आया। मैंने कहा देखो यहां तक तो पहुंच ही गया, किधर तक 57,500, 57,500, 1 लाख लिख लिया, ये 157,500 आ गया। फिर मैंने ये वेरिएबल कॉस्ट सॉरी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन दे रखा था हमको 70% कंट्रीब्यूशन दे रखा था क्या सर, बिल्कुल
70% हमको कंट्रीब्यूशन दे रखा था, तो हमने क्या किया 1,57,500 डिवाइड बाय 70% कर दिया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना है 1,57,500 और कंट्रीब्यूशन परसेंटेज कितना है 70%, तो इसका मतलब एक्स सेल्स का 70% क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 157,500। सेल्स का 70% कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 157,500, तो सेल्स आ जाएगा। अब बात आती है सर पर यूनिट बताओ, तो पर यूनिट के लिए हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा था हमको 60 रुपए, हमने कहा अच्छा ये 30% के बराबर है, तो मैंने कहा फिर ये 30 है तो सेल्स कितना होगा, मैंने कहा 60 डिवाइड बाय 30%, 200 रुपए पर यूनिट का सेल्स आ गया, -60 करके कंट्रीब्यूशन आ गया 200 रुपए पर यूनिट आते ही अब मैं क्या कर पाऊंगा, ये लो जी एनुअल सेल्स इन यूनिट्स पता कर पाऊंगा, 2,25,000 डिवाइड बाय 200, 2,25,000 मेरी पूरी सेल्स है, एक सेल एक यूनिट सेल कितनी हो रही है 200 में, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आ गई 1125, सिंपल। सर अब मेरे पास एक और तरीका है, मैं कहा क्या, मेरे पास है ना एक और फॉर्मूला है, हम लोग की कॉस्टिंग पड़ी हुई है, सेल्स इन यूनिट्स का भी एक फॉर्मूला हुआ करता था, क्या, डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये 1,57,500 है, 1,57,500 डिवाइड बाय अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देते हो तो कितना सर 140, तो 1125 डायरेक्ट आ जाएगा, 1125 डायरेक्ट आ जाएगा, समझा क्या। हाँ सर आपको कॉस्टिंग भी आती है, बिल्कुल आती है। अब नेक्स्ट क्या पूछा, नेक्स्ट तो बीपी पूछा था ना, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला पता है ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स में पूछा है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो, तो फिक्स कॉस्ट 1 लाख है डिवाइड बाय 140 किया, ये अपने पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा ध्यान से करने लायक क्वेश्चन था, एक दो बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। खासकर तीसरा पॉइंट फिक्स कॉस्ट का, खासकर तीसरा पॉइंट फिक्स कॉस्ट का आपको बड़ा ही ध्यान से करना पड़ेगा, बाकी इन सब में कुछ नहीं है, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर आप इजीली कर पाते हैं, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ करने के लिए पहले 1 लाख ये तो होना चाहिए ना, तीसरा नहीं आएगा तो फोर्थ भी नहीं आ पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा सर, क्वेश्चन नंबर 3, a company has to replace its machine with either machine EM और LM, तो कंपनी को क्या करना है, रिप्लेस करना है अपनी मशीन को विद आइदर मशीन EM और LM, ठीक है जी। द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन, हमको लगा था ना हमको ये आता है अच्छे से, बिल्कुल हमको लगा था कि हमको ये अच्छे से आता है, बट इसमें कुछ चेंज है क्या, देखता हूं। आपने अगर सिलेबस वाइज सेंटर किया है तो आपके मॉड्यूल में भी था ऐसा क्वेश्चन, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, देखते हैं। EM LM परचेज प्राइस आपको दे रखा है 20 लाख, 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, लाइफ दे रखा है 12 और 6, ओवरहॉलिंग दे रखा है कि भी मरम्मत कब करवानी है, 8 साल बाद, 4 साल बाद, ओवरहॉलिंग कॉस्ट 4 लाख और 2 लाख रुपए आएगी, ये जो 8 साल बाद खर्चा लगेगा 4 लाख या 4 साल बाद खर्चा लगेगा 2 लाख, एनुअल रिपेयर दे रखा है 2 लाख रुपए और 2,80,000। इफ LM is chosen, it has to be replaced by another LM machine at the end of the 6th year। अगर आप LM सेलेक्ट करते हो तो 6th ईयर के एंड में आप क्या कर पाओगे, वापस लाइफ इसकी 6 साल थी ना, तो 6 साल बाद एक आप LM नई मशीन खरीद पाओगे, कितने पर, 12 लाख रुपए पर, 12 लाख रुपए पर। अब ध्यान देना यहां पर क्या हो गया है, ये जो अमाउंट दे दिया गया है ना 12 लाख रुपए, इसकी वजह से हमारा आंसर बदल जाएगा। अगर ये नहीं देता, रिप्लेस कर पाएंगे एलएम से तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये कहते हैं कि भैया अभी एलएम 10 में खरीद रहे हैं, बाद में 6 साल बाद भी 10 लाख में खरीद लेंगे। आपके इंटर में ऐसा क्वेश्चन था कि ठीक है आप 10 लाख रुपए लगा सकते हो, तो उस केस में आप क्या करते थे, आप सिंपली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाला करते थे। ईएम का तो आप क्या करते थे 12 साल के लिए आउटफ्लो निकाल देते थे, और एलएम का आप कैलकुलेट कर देते थे कितने साल के लिए, 6 साल के लिए आउटफ्लो कैलकुलेट करते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को आप डिवाइड कर देते थे किससे, क्यूमुलेटिव फैक्टर से, तो इससे आपके पास इक्विवेलेंट एनुअल नेट कॉस्ट आ जाता था, और फिर इक्विवेलेंट एनुअल नेट कॉस्ट को कंपेयर कर लो किधर कम आ रहा है, वही मशीन अपने को खरीदना है, राइट। लेकिन यहां पर जब रिप्लेस किया जा रहा है एलएम मशीन को, तो 10 लाख की जगह कितना खर्चा हो रहा है, 12 लाख रुपए खर्चा हो रहा है, तो भैया अब मैं वो इक्विवेलेंट एनुअल कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाऊंगा,
प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि अपन कहते हैं ना लाइफ अलग अलग है, लाइफ अलग अलग है, तो क्या करने का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल के डिवाइड बाय क्यूमुलेटिव फैक्टर कर दो प्रोजेक्ट्स का। 12 साल का तो 12 साल की क्यूमुलेटिव फैक्टर से डिवाइड कर दो, और 6 साल का प्रोजेक्ट है तो 6 साल की क्यूमुलेटिव फैक्टर से डिवाइड कर दो। बट ऐसा यहाँ पर नहीं हो पाएगा, समझ में आया क्या? सोचना भी मत। यहाँ 12 लाख है, एलएम को रिप्लेस करोगे 12 लाख लगेंगे, तो सर इसका प्रेजेंटेशन बदल जाएगा। तो सर और कोई प्रेजेंटेशन में का, और ऐसा है कि ये रिपीट हो रहा है ना, सिंपली जब जब जितना जितना आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है उन सबको ईयर वाइज कंसिडर कर लो और सिंपली दोनों को कैलकुलेट कर लो। दोनों का लाइफ 12-12 साल रखना है तुमको, ऐसा नहीं एक का 12 एक का 6 बाद में इक्विवेलेंट करो, नहीं, दोनों का 12-12 में कितना इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो सब चेक करो। इग्नोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, बहुत ही बढ़िया भैया। डिस्काउंटिंग रेट 10% है, ओके। प्रेजेंट एनुअल प्री डिस्काउंटेड कैश फ्लो फॉर ईच मशीन, देन प्रेजेंट आपको करना है एनुअल प्री डिस्काउंटेड कैश फ्लो फॉर ईच मशीन। हर मशीन के लिए हर साल कितना कैश फ्लो होगा प्री डिस्काउंटेड वो बता दो। अप्लाई द पी फैक्टर और एन्युटी फैक्टर एंड शो द कंप्यूटेशन टू द नियरेस्ट रुपी। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान देना ना, अगले ने बोला नियरेस्ट रुपी मतलब फिर पॉइंट से मत लिखना, मैं एग्जैक्ट आंसर लिख कर आऊंगा, नहीं लिख कर आना। अगले ने बोला है नियरेस्ट रुपी मतलब नियरेस्ट रुपी, कोई एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे नहीं लेना। 0.50 आ रहा है, मैं 0.50 लिखूंगा, नहीं लिखना है यार, नेक्स्ट रुपी में कन्वर्ट करो। विच मशीन शुड द कंपनी चूज बेस्ड ऑन द एनपीवी? एनपीवी के बेसिस पर आपको बताना है कि कौन सा मशीन आपको सेलेक्ट करना है। अब एनपीवी के नाम पे सिर्फ आउटफ्लो आउटफ्लो ही तो है, इनफ्लो तो कुछ है नहीं, तो सिंपली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बारे में ही बोल रहे हैं। अब प्रेजेंटेशन कैसे जाएगा वो देखो। मशीन ईएम की बात की, जीरो ईयर में खरीदा, आउटफ्लो हो रहा है 20 लाख का, पी फैक्टर लगा दिया, आज का पी फैक्टर 1 है, प्रेजेंट वैल्यू आ गया 20 लाख। हर साल 2-2 लाख रुपए का रिपेयर का खर्चा हो रहा है, तो 1 to 12 ईयर तक लग रहा है, 10% से 12 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर से आपने को मल्टीप्लाई कर दिया। 8th ईयर में ओवरऑलिंग का खर्चा लग रहा है 4 लाख रुपए का, तो 8th ईयर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सब आउटफ्लोज थे। अब 12th ईयर के स्क्रैप वैल्यू भी तो है 3 लाख का, तो आउटफ्लोज के सेक्शन में अगर कोई इनफ्लो आएगा तो हम उसको नेगेटिव दिखाएंगे। ओके, तो 3 लाख नेगेटिव लिखा, पी फैक्टर कौन सा 0.319, 0.319, ओके, और प्रेजेंट वैल्यू आ गया 95,700। डन है, बिल्कुल। तो ये मशीन ईएम अगर मैं यूज करता हूं तो जो मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आने वाला है वो है कितना, 34,53,900। ऐसे ही मशीन एलएम की बात करते हैं। मशीन एलएम में क्या होगा, जीरो ईयर में 6 साल में रिप्लेस हो जाएगी ना। जीरो ईयर में 10 लाख का आउटफ्लो है, ओके, तो पी फैक्टर फर्स्ट लगा दिया 1 to 6, हर साल 2,80,000 का रिपेयरिंग का खर्चा है, 6 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। 4th ईयर में ओवरऑलिंग का खर्चा है, तो 4th ईयर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 6th ईयर में स्क्रैप वैल्यू मिलेगा 3 लाख रुपए, इनफ्लो है तो मैंने नेगेटिव लिखा है यहाँ पर, और 6th ईयर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगेन 6th ईयर में एक और मशीन खरीदूंगा ना एलएम, बिल्कुल, कितने का, 12 लाख का, तो मैंने 12 लाख लिखा और 6th ईयर का पी फैक्टर लगा दिया 7। फिर उसके बाद वापस देखना, अब ये स्टोरी वापस चलेगी। ये इधर 10 की जगह कितना लगा है, इधर सर 12 लगा है, ओके। फिर 1 to 6, अगले 6 साल तक 280 लग रहा था, उसके लिए कुछ बोला नहीं, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे भी अगले 6 साल में 2,80,000 का खर्चा होगा रिपेयरिंग का। तो 7 to 12, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, अगले 6 साल 7 से 12 तक आपको हर साल 2,80,000 का खर्चा होगा, और पी फैक्टर भी कौन सा लोगे, 7 से 12 का लोगे। कैसे लिया हो जाएगा सर, ये 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इनका कोई लेना देना नहीं है। 7 साल से जो पी फैक्टर है उसका लेना देना है ना, तो इक्वल टू करेंगे 7th ईयर के पी फैक्टर के लिए, इक्वल टू प्रेस किया, फिर एम प्लस, फिर इक्वल टू 8वां एम प्लस, इक्वल टू 9वां आया एम प्लस, इक्वल टू किया 10वां आ गया एम प्लस, इक्वल टू किया 11वां आ गया एम प्लस, इक्वल टू किया 12वां आ गया एम प्लस, एमआरसी कर दो 2.45843, तो मैंने 2.459 ले लिया बस। फिर उसके बाद ये 4th ईयर में ओवरऑलिंग लग रहा था ना, अब इधर 4th ईयर किधर आएगा सर, 6 में 4 ऐड कर दो। 10th ईयर में पी लगेगा क्या, ओवरऑलिंग का खर्चा 2 लाख रुपए, और 10th ईयर का पी फैक्टर लगा दिया यहाँ पर, सिंपल। फिर उसके बाद जो 6th ईयर में बेचने से स्क्रैप आ रहा था वो यहाँ पर भी तो आएगा, यहाँ पर भी ऐड कर दो, 6 में 6 12 आ जाएगा, 3 लाख का इनफ्लो, और 12th ईयर का पी फैक्टर हमने लगाया, और ये हमारे पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 12 साल का। अब इक्विवेलेंट मत कर देना, ये भी 12 साल का है और ये भी 12 साल का है, दोनों का लाइफ सेम हो गया। इधर का मारा था सर, इधर का मारा था, ये वाले में ये मशीन बेटर है क्योंकि वहां पे आउटफ्लो कम है ना।
ईएम मशीन बेटर है क्योंकि वहां पे आउटफ्लो कम है। सर इक्वलेंट एनुअल निकाला अपन ने, निकाल दो, तुम्हारी इच्छा, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज लोअर इन केस ऑफ मशीन ईएम, सो ईएम इज बेटर, ठीक है ना। ओके सर, ईएम इक्वलेंट एवं निकाल दिया है, पता है क्यों? क्योंकि इसने बोला इक्वलेंट एनुअल कैश फ्लो निकालो और फिर कंपेयर करो। रे रे, इक्वलेंट बोला था इसलिए अपन ने इक्वलेंट निकाला, वरना मैं नहीं निकालता। 12 साल था, 12 दोनों का लाइफ 12-12 हो गया, कंपेयर कर लो भैया किधर कमा रहे हैं। इक्वलेंट के लिए भी देखो ना, मैंने क्या किया, ऐसा थोड़ी ना एक को 12 से और एक को 6 साल के पी फैक्टर से डिवाइड किया, क्यूमुलेटिव फैक्टर, नहीं, दोनों को 12 साल के क्यूमुलेटिव फैक्टर से डिवाइड किया है। समझ में आया क्या? चलिए डन है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, question number 4. A mutual fund made an issue of 20 lakh units of rupees 10 each at the beginning of the year. No entry load was charged. Entry load क्या होता है सर? Entry load होता है म्यूचुअल फंड में हम जब पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो म्यूचुअल फंड इनिशियली क्या करते हैं, कुछ पैसा कट कर लेते हैं। मतलब मैंने 100 रुपए लगाए, उन्होंने 2 रुपए कट कर लिया, अब मेरा पैसा इन्वेस्ट कितना होगा? 98 इन्वेस्ट होगा। ओके, तो बट ऐसा है नहीं, कोई एंट्री लोड नहीं है, मतलब आप जितना पैसा लगा रहे हो सारा इन्वेस्ट हो जाएगा। इट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, क्या क्या किया? म्यूचुअल फंड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स में किया, 100 रुपए फेस वैल्यू, 160 रुपए उसका मार्केट प्राइस है, 1 करोड़ 60 लाख तो यही लग गए। पैसा लगाया कितना था? 20 लाख यूनिट, 10 रुपए, मतलब 2 करोड़। 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाया 16 लाख, 11% डिबेंचर अनलिस्टेड में पैसा लगाया 10 लाख, 10% डिबेंचर लिस्टेड में पैसा लगाया 10 लाख, टोटल पैसा लगा दिया है 1 करोड़ 96 लाख। लगा तो 2 करोड़ था, ये बता रहा है 1 करोड़ 96, मतलब अभी भी 4 लाख रुपए पड़े हैं आपके पास, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ऑफ 24 लाख रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर, वाओ, डिविडेंड मिला इक्विटी शेयर्स पर। इंटरेस्ट ऑन ऑल सिक्योरिटीज वर रिसीव्ड फॉर अ फुल ईयर एज ऑन द वैल्यूएशन डेट। इंटरेस्ट सब पे मिला, मतलब ये 16 लाख का 8%, 10 लाख का 11%, 10 लाख का 10%, ये सब इंटरेस्ट भी अपने को मिला। इक्विटी शेयर हैव अ वैल्यू, इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है ऑन द वैल्यूएशन डेट? जिस दिन हम वैल्यू कर रहे हैं, जिस दिन हम एनएवी वगैरह देख रहे हैं, इस दिन इक्विटी शेयर 180 रुपए का है। अनलिस्टेड डिवेंचर के लिए बोल रहा है कि भैया अनलिस्टेड डिवेंचर वैल्यू कितने पे है? 85% ऑफ द इन्वेस्टेड वैल्यू, 85% ऑफ द इन्वेस्टेड वैल्यू। मैंने कहा अनलिस्टेड डिवेंचर, देखो अनलिस्टेड डिवेंचर ये रहा, तो 10 लाख, 10 लाख का 85%, 8.5 लाख पे वैल्यूएशन है अभी इनका। इनिशियल एक्सपेंसेस आपके बता रखे हैं कितने? 3 लाख रुपए के इनिशियल एक्सपेंसेस है, ठीक है जी। इनिशियल एक्सपेंस मतलब स्टार्टिंग में पैसा खर्च हो गया, तो 4 लाख में से 3 लाख लग गया, 1 लाख ही बचा अब। विच आर फुल्ली चार्ज टू द स्कीम इन द फर्स्ट ईयर, ओके, पहले साल ही पूरा का पूरा खर्चा हमने मान लिया है। अप टू द एंड ऑफ द ईयर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कितने बता रहे हैं? इनकर्ड वर 4 लाख, अच्छा, एट द एंड खर्चा कितना है? ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 4 लाख के हैं, जिसमें से 1.5 लाख तो पेएबल है, मतलब इनका तो पेमेंट नहीं हुआ ना, वो तो लायबिलिटी है हमारा 1.5 लाख तो। और खर्चे का पेमेंट कितना हो गया सर? 4 लाख में से 1.5 लाख आता है, 2.5 लाख रुपए आपके पास से चले गए। कैश कम करना है ना, कैश का भी अलग माइंड सेट रखना है। जस्ट बिफोर द ईयर एंड 60,000 यूनिट्स वर रिडीम, इनका भी पैसा लौटा दिया तुमने, बिल्कुल 60,000 यूनिट्स वर रिडीम्ड। एनएवी कितना था? 12.5, तो इसको 60,000 इंटू 12.5 से पैसा लौटा दोगे तो इतना तुम्हारे पास एसेट्स कम हो जाएगा, पैसा जा रहा है ना, कैश जा रहा है तुम्हारा। एग्जिट लॉट, अच्छा एग्जिट लोड और लगेगा 1% का, ठीक है। तो तुम जब उनका रिडीम्शन करोगे तो एग्जिट लोड चार्ज करोगे, भैया अभी तो उनसे पैसा लेना है ना अपने को, ठीक है, ये तो हमें उनसे पैसा लेना है, 1% कम दे देंगे उनको पैसा, और क्या। एनएवी बताना है वैल्यूएशन डेट पर, तो देखो वन बाय वन कैसे होगा, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो मैंने लिखा टोटल अमाउंट कलेक्टेड कितना है? 2 करोड़। अमाउंट इन्वेस्टेड 1 करोड़ 96 लाख, 1 करोड़ 96 लाख, तो 4 लाख अपने पास कैश अवेलेबल था एट द बिगनिंग, सबसे पहले। अब कैश एट द एंड की बात हम करें तो 4 लाख हमारे पास था, डिविडेंड हमको मिला 24 लाख का। सर डिविडेंड किधर है? ये देखो 24 लाख का डिविडेंड। फिर हमको इंटरेस्ट मिला तीनों सिक्योरिटी बेस, 16 लाख का 8% थे ना, 16 लाख ही था ना, 16 लाख इंटू 8%, हाँ बिल्कुल 1,28,000। ये 11% अनलिस्टेड वाले पे, 10% लिस्टेड वाले पे, सब पे अपने को इंटरेस्ट मिला। खर्चा क्या क्या हुआ वो बता दिए। इनिशियल एक्सपेंसेस 3 लाख के थे, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 4 लाख के थे, लेकिन 1.5 लाख का तो पेबल है, लाइबिलिटी है 2.5 लाख ही गया है। अब कैश एट द एंड आ जाएगा अपने पास कितना? सर उससे पहले एक चीज और,
रिडम्पशन जो कर रहे हो, 60,000 यूनिट्स का रिडम्पशन कर रहे थे, 12.5 रुपए एनएवी था, मैंने कहा 1% आपका क्या कट कर लिया गया था, एग्जिट लोड, है ना, कि बाहर निकलने के लिए हमने चार्ज ले लिया, तो आपको 99% ही पैसा गया है, तो 740 टू 500। तो ये इनफ्लोज में से आउटफ्लोज लेस किए, मैंने देखा कैश मेरे पास बचा है इतना। अब नेट एसेट वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना था, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर कितने के वर्थ रखते थे, 180 रुपए मार्केट वैल्यू है, तो 1 लाख शेयर इंटू 180। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए क्या बोला था सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए कुछ बोला नहीं, 16 लाख का 16 लाख ले लिया। अनलिस्टेड डिबेंचर के लिए बोला था कि 85% पे वैल्यू कर रहे हैं, तो 10 लाख का 85% 8.5 लाख ले लिया। लिस्टेड के लिए कुछ बोला नहीं, सेम ले लिया। ये तो हुआ इन्वेस्टमेंट। अब कैश की बात करते हैं, कैश कितना बता रहा है, 18,45,000, ये 500, ये भी लिख दिया। ये टोटल हमारी एसेट्स आ गई, जिसमें से लाइबिलिटीज हमारी कितनी थी, 1.5 लाख की लाइबिलिटीज थी, वो हमने लेस कर दिया, ये हमारा नेट एसेट वैल्यू आ गया। और इस नेट एसेट वैल्यू को नंबर ऑफ यूनिट्स से हम डिवाइड कर देंगे। अब जरा यहां ध्यान देना, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी डिवाइड करोगे, क्या 20 लाख से डिवाइड कर दोगे, 20 लाख से डिवाइड कर दिया तो गलत हो जाएगा। 20 लाख में से 60,000 रिडीम भी तो हो गई है, तो बची कितनी, 19,40,000 यूनिट्स बचा, तो अभी एनएवी पर यूनिट आएगा 11.93067, है ना। शानदार क्वेश्चन। ऐसा छोटा छोटा सा पॉइंट ऐसा डालते हैं, फिर पता चलता है यार पता नहीं नंबर क्यों नहीं आए हमारे, हम लोग तो 20 लाख से डिवाइड करके आ गए होंगे। सर अगर लास्ट फाइनल आंसर सही नहीं है, एनएवी पर यूनिट, बट हमारा एनएवी सही है, तो हमको मार्क्स मिलेंगे क्या, बिल्कुल मिलेंगे यार। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, वरना कोई बच्चा, कोई ऐसा तो नहीं बोलूंगा कोई बच्चा पास नहीं होता, बहुत कम बच्चे पास हो पाते अगर स्टेप मार्किंग नहीं होती तो। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बोल क्या रहे, एन इन्वेस्टर हैज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होल्डिंग इन हिज पोर्टफोलियो। 3 होल्डिंग है, नंबर ऑफ शेयर दे रखा है, प्राइस दे रखा है। जैसे ही नंबर ऑफ शेयर को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, मार्केट वैल्यू आ जाएगा, इसके हिसाब से वेट दिया जा सकता है। बीटा दे रखा है, तो बीटा इंटू वेट, बीटा इंटू वेट करके हम वेटेड एवरेज बीटा कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, दिस वन, कॉलम बनाया सिक्योरिटी का, नंबर ऑफ शेयर का, एमपीएस का, मार्केट वैल्यू निकाला, बीटा लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, बीटा पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना था, तो बीटा इंटू वेट, वेट कैसे आएगा, 2 लाख डिवाइड बाय 6,25,000, 3,75,000 डिवाइड बाय 6,25,000, तो बीटा इंटू वेट, बीटा इंटू वेट, बीटा इंटू वेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर बीटा पोर्टफोलियो तो आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ द इन्वेस्टर वांट्स टू टारगेट बीटा फॉर हिज पोर्टफोलियो एट 0.9, अगर इन्वेस्टर टारगेट कर रहा है कि या इसका बीटा 0.9 हो, अभी अपना कितना है सर, अभी अपना है 1.296, ओके, हम चाहते हैं 0.9 हो जाए, कम हो जाए, रिस्क रिड्यूस हो जाए, तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं, क्या करना है, हाउ वुड ही डिस्पोज ऑफ हिज सिक्योरिटीज एंड रिप्लेस देम विद द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का हेल्प लेना है, इफ ही वांट टू सेल इन ऑर्डर ऑफ रिस्क। ओके, इन ऑर्डर ऑफ रिस्क मतलब वो बेचना चाहेगा सबसे पहले सी सिक्योरिटी को, फिर जरूरत पड़ी तो ए को, और फिर जरूरत पड़ी तो बी को। ठीक है जी, और बेच कर क्या खरीद लेगा, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। हमने जो नोट्स में कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस किए हैं उसमें ऐसा नहीं था, उसमें बस रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में आपको क्या कर देना था, इन्वेस्ट कर देना था। कौन सा सिक्योरिटी बेचेंगे ऐसा नहीं था, तो हमने कहा था भैया प्रोपोर्शनेटली सबको इतना बेचना है, तो हम कहते थे भैया हमारा बीटा कितना है, हमारा बीटा है 1.296, ठीक है, 1.296, और अभी चाहिए कितना, 0.9 डिवाइड बाय 1.296 इंटू 100, 1.296 माइनस 0.9 डिवाइड बाय 1.296 इंटू 100, 30.5555%। हम कहते थे काम करो अपने पोर्टफोलियो का 30.55% बेच दो और वो 30.55% रिस्क फ्री सिक्योरिटी में लगा दो। लेकिन उस केस में क्या होता था, उस केस में ऐसा होता था कि भैया सिक्योरिटी ए का भी 30.55% बिक रहा है, बी का भी 30.55 बिक रहा है, सी का भी 30.55% बिक रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया। ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको सबसे पहले जो सेल करना है वो रिस्क के ऑर्डर में, सबसे पहले ज्यादा रिस्क वाले को बेचना, फिर उससे कम को, फिर उससे जरूरत पड़े तो। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना है, सिंपल सा एक तरीका, मैंने एक और कॉलम बनाया, एक्सपोजर वैल्यू। एक्सपोजर वैल्यू क्या होता है सर, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। वैसे ही वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी, 2 लाख इंटू 1.4, ठीक है, ये एक्सपोजर आ गया सिक्योरिटी ए का, एक्सपोजर मतलब रिस्क, 3,75,000 इसका मार्केट वैल्यू, और बीटा कितना है 1.2,
तो इसका एक्सपोजर वैल्यू कितना आया 3,75,000 इंटू 1.2, 3,75,000 इंटू 1.2 4.5 लाख और 50,000 इंटू 1.6। ठीक है जी, एक्सपोजर वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या होगा सर, अब मेरे को ये देखना है मेरा टारगेट बीटा कितना है, टारगेट बीटा 0.9 है, तो मेरा टारगेट एक्सपोजर कितना है सर, मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू देखता हूं, मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू 6,25,000 इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 0.9 रखना है मुझे, तो मेरा जो रिक्वायर्ड है टारगेट एक्सपोजर वैल्यू वो 5,62,500 है। अभी मेरा एक्सपोजर वैल्यू कितना आ रहा था सर, अभी मेरा एक्सपोजर वैल्यू आ रहा था 8,10,000, मुझे रखना कितना है 562,500, तो कम करते चलो। डिक्रीज इन एक्सपोजर वैल्यू रिक्वायर्ड कितना है सर, डिक्रीज इन द एक्सपोजर वैल्यू रिक्वायर्ड है 8-10 में से 562,500 हटा दो, 247,500 ये मेरा एक्सपोजर वैल्यू में डिक्रीज रिक्वायर्ड है, डिक्रीज इन एक्सपोजर वैल्यू रिक्वायर्ड। ओके 247,500, तो करो ना कम, किसको कम करना है भाई, करो ना, कोरोना नहीं करो ना, कितना पहले सी 80,000। ओके तो सी तो पूरा ही उड़ जाएगा, 2,47,500 मुझे कम करना है, तो सी तो पूरा ही उड़ जाएगा 2,47,500। ठीक है 2,47,500 ओके में से 80,000 सी सिक्योरिटी का एक्सपोजर वैल्यू, पूरा रिस्क खत्म करना है, मतलब सी सिक्योरिटी के तो सारे के सारे शेयर बेच देने हैं। फिर उसके बाद बारी आती है फिर इसकी जिसका बीटा उससे कम है, ठीक है ना, सेकंड हाईएस्ट रिस्क ऑफ, जहां सेकंड हाईएस्ट रिस्क इन्वॉल्विंग सिक्योरिटी, इसमें एक्सपोजर है 280 और मेरा बचा कितना 167,500। सर 167,500 किधर से, अरे भैया डिक्रीज करना था 247,500, 80,000 तो डिक्रीज कर दिया, सी जो सी सिक्योरिटी था वो बेच दिया, अभी आया 167,500। अगर मैं ए सिक्योरिटी पूरा बेच दूं तो 2,80,000 से एक्सपोजर कम हो जाएगा, जबकि मुझे केवल करना है 167,500 से कम। इसका मतलब मुझे ए सिक्योरिटी का सारा शेयर नहीं बेचना है, मुझे ए सिक्योरिटी का सारा शेयर नहीं बेचना है। अब कितना बेचना है, तो मैंने कहा देखो डिक्रीज लिखा अच्छी बात है, ठीक है ना, रखना कितना है अपने को एक्सपोजर, ये चेक, तो रखना मुझे ना 5,62,500 है बस। तुम इधर लगाओ टोटल कि मुझे एक्सपोजर वैल्यू रखना है 5,62,500। अब मुझे पता है कि सी तो पूरा बिक जाएगा, ठीक है ना, ए बाद में बेचना है, सब लास्ट सिक्योर कौन है, बी, बी को तो रखना है ना सबसे पहले, बी लेस बीटा वाली सिक्योरिटी को अपने पोर्टफोलियो में रखो। कितने शेयर थे तुम्हारे पास, 500 शेयर थे, 750 वैल्यू था, मार्केट वैल्यू 375, एक्सपोजर वैल्यू 4.5 लाख। मैं लिखा दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन और दिस वन, 4.5 लाख, तो 5,62,500 में से 4.5 लाख तो ये बी सिक्योरिटी ने कवर कर लिया एक्सपोजर वैल्यू। अब जो बचेगा वो ए में देखते हैं, तो ए में एक्सपोजर वैल्यू कितना है सर, ए में 562,500 माइनस 4.5, 1,12,500, इसका बीटा तुमको दे रखा है 1.4, तो हम एक्सपोजर में 1.4 से डिवाइड करते हैं, 1,12,500 डिवाइड बाय 1.4 करोगे तो ये आ जाएगा मार्केट वैल्यू 80,357। मार्केट वैल्यू एक शेयर का प्राइस देगा 500 रुपए, ए सिक्योरिटी का डिवाइड बाय 500 किया कितना है 160.714। ओके तो मुझे कितने शेयर रखने हैं सिक्योरिटी के 160.714। अब शेयर्स फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 160.714 की जगह 161 शेयर रख लेने होंगे ना। मेरा पोर्टफोलियो 161 शेयर हो गया ए सिक्योरिटी का और बी सिक्योरिटी के पूरे 500 हैं ऐसा करके, और सी सिक्योरिटी मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी बेच दी है, मेरे को कुछ नहीं रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा दूंगा। अब ये कैसे आएगा वो सुनो, 161 इंटू 500 80,500, 500 इंटू 750 3,75,000, टोटल पैसा मेरे पास कितना था, टोटल इन्वेस्टमेंट 6,25,000 रुपए का था, 6,25,000 में जितना ए और बी में लग गया, बाकी सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा देंगे, 1,69,500, 1,69,500, 169,500 आप पैसा किधर लगा दोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दोगे। सर ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, फिर मैंने वेरीफाई करके बताया भैया इसका बीटा 1.4, इसका 1.2 और इसका 0 बीटा, तो बीटा पोर्टफोलियो अगर मैं देखूं तो मेरा बीटा पोर्टफोलियो आ रहा है 0.9 जो कि मेरा डिजायर्ड बीटा था, जो कि मेरा डिजायर्ड बीटा था। समझ में आया क्या वाली बात, बिल्कुल सर, काफी अच्छा क्वेश्चन था, प्रेजेंटेशन बड़ा ध्यान से करना, ठीक है। चलो सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया आपने ना सर टेस्ट में, बिल्कुल प्रैक्टिस करवानी थी ना,
ओके, अब उसके बाद अब बोला इफ ही इज विलिंग टू इन्वेस्ट फर्दर, अगर वो और इन्वेस्ट करना चाहते, मतलब पहले सेकंड में तो क्या था, वो ऑलरेडी सिक्योरिटीज जो थी उनको बेचेगा और रिप्लेस कर लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब ये बोला और पैसा लगाना चाहते हैं, हाउ मच शुड इन्वेस्टमेंट इन जी सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी सैक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ताकि उसका बीटा 0.9 आ जाए विदाउट सेलिंग एनी शेयर एट ऑल। अब वो बेचना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी रिस्क को रिड्यूस करना चाहता है। अपन दोनों पढ़े थे, है ना, कि दोनों पढ़ा था कि नया रिस्क फ्री सिक्योरिटी में आपको इन्वेस्ट करना है, तो एक तो नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और दूसरे में फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो हमने बोला विदाउट सेलिंग एनी शेयर इफ इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो हमने माना एज्यूम अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड कितना एक्स, मुझे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो रखना है कितना 0.9। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो में दो सिक्योरिटीज होंगी, दो टाइप की, एक तो ऑलरेडी जो एक्जिस्टिंग है पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इनटू वेट ऑफ एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, प्लस बीटा ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूंगा इनटू वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी करूंगा, तो मेरे पास बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकल के आएगा और मुझे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो रखना कितना है 0.9। एग्जिस्टिंग बीटा 1.296 है, एग्जिस्टिंग वेट कितना हो जाएगा सर 6,25,000 रुपए है, लेकिन जब मैं एक्स अमाउंट और इन्वेस्ट कर दूंगा तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड तो हो जाएगा 6,25,000 प्लस एक्स, इसमें से 6,25,000 एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, तो वेट आ गया। ऐसे इसका वेट कैसे आएगा 6,25,000 प्लस एक्स में से एक्स अमाउंट रिस्क फ्री सिक्योरिटी में लगा रखा है। हालांकि रिस्क फ्री सिक्योरिटी का जो बीटा है वो जीरो होता है, तो ये वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो चुके हैं। बस केवल इसको कैलकुलेट करना है, 1.296 इंटू 6,25,000 डिवाइड बाय 6,25,000 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0.90। तो हमने पहले ऊपर वाले को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, 8,10,000 डिवाइड बाय 10 6,25,000 प्लस एक्स, फिर 6,25,000 प्लस एक्स को लेफ्ट में लेके गए मल्टीप्लीकेशन में, और देन एक्स का अमाउंट हमने पता कर लिया कि भैया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना पैसा लगाएं कि हमारा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 0.9 आ जाए। डन है। चलिए, तो एक्स मान के करना, हमेशा जब भी नया पैसा लगाना है एज्यूम एक्स अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, और फिर क्या कर लेना, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला लगा लेना, जो भी डिजायर्ड बीटा तुमको रखना है वो रखना, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो के फॉर्मूले से तुम्हारा आंसर आ जाएगा एक्स अमाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सर 6, 7, 8 तीन क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ कंपनी विशेस टू एक्वायर एन एसेट कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, एक कंपनी है जो एक्वायर करना चाह रही है क्या एसेट को, ठीक है जी, कितने की कॉस्टिंग है 1 लाख की। कंपनी हैज एन ऑफर फ्रॉम अ बैंक टू लैंड एट द रेट 18%, कंपनी के पास ऑफर है बैंक से कि वो उधार दे देगा 18% से। द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेबल इन इक्वल 5 ईयर एंड इंस्टॉलमेंट, 5 ईयर एंड इंस्टॉलमेंट बराबर इंस्टॉलमेंट जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेबल ना, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए बोला है बराबर, तो 20,000 की 5 इंस्टॉलमेंट हो गई है। 1 लाख था ना टोटल अमाउंट, 1 लाख का लोन लेंगे तो 20,000 में 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो जाएगा। A leasing company has also submitted a proposal to the company to acquire the asset on lease at year end, rental of 280 per rupees 1,000 of the asset value for 5 years। तो एक लीजिंग कंपनी हो रहा है, उसने प्रपोजल सबमिट किया टू द कंपनी कि तुम एक्वायर कर लो एसेट को लीज पर। अच्छा, मतलब लीज का क्वेश्चन है सर, हर 1,000 रुपए पर हम तुमको 280 रुपए चार्ज करेंगे, तो लाख पे कितना चार्ज करोगे सर, 1,000 पे 280 तो लाख पे 28,000। ओके, 28,000 का लीज रेंटल होगा। एसेट की लाइफ 5 साल है, रेजिडल वैल्यू 10,000 रुपए है, कॉस्ट एंड द कॉस्ट नेट ऑफ रेजिडल वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड, और जो कॉस्ट है नेट ऑफ रेजिडल वैल्यू मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू को डेप्रिशिएट करना इक्वली ईच ईयर ओवर इट्स लाइफ, 5 साल में ना, तो एसएलएम मेथड हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 5, तो डेप्रिशिएशन भी आ गया। Assume that this is the only asset of its class, so that at the end of the 5th year there is a capital gain। अच्छा, ब्लॉक सिस्टम भी चला रहे हैं, उस ब्लॉक में केवल एक ही एसेट है, तो जो लास्ट ईयर होगा 5th ईयर होगा उस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्या है, कैपिटल गेन और लॉस होगा, जो भी गेन या लॉस होगा उस पर 20% आपको टैक्स देना है। टैक्स रेट वैसे कंपनी का 50% है, ओके, कैपिटल गेन पे 20 वैसे 50। For what minimum sale value of the asset at the end of the 5th year will the decision to borrow and own the asset to be preferred to leasing? लीजिंग के बजाय
हाँ, मिनिमम सेल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। अच्छा, 5th ईयर के एंड में सेल वैल्यू क्या रखा जाए? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। 5 साल बाद एसेट का सेल वैल्यू क्या हो, ये रेजिडुअल वैल्यू दिया हमको पहले, ओके, लेकिन बाद में पूछा 5 साल बाद सेल वैल्यू क्या रखें कि भैया वो हमारा जो लीजिंग है उसके बजाय प्रिफर टू लीजिंग, ऑन द एसेट बी प्रिफर टू लीजिंग, लीजिंग के बजाय एसेट को ऑन करना हमारे लिए, मतलब खरीदना हमारे लिए बेनिफिशियल। ओके, present annual cash flow arrive at the discounted cash flow for each year showing salvage value separately। कैश फ्लोज में salvage value को अलग से दिखाना, use p factor as provided, जो दे रखा वो लेना, राउंड ऑफ, मैंने दिया नहीं तो तुम 3 डिजिट तक ले लेना, राउंड ऑफ कैलकुलेशन टू द नियरेस्ट रुपी, राउंड ऑफ कर देना, assume cash flow on interest and tax also at the year end। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, टैक्स की कैलकुलेशन कब हो रही है? साल के एंड में हो रही है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा भी क्या? पूछा ये कि भैया मिनिमम सेल वैल्यू, मिनिमम सेल वैल्यू, ओहो, कितना में बेचें कि भैया 50 ईयर के एंड में, कि लीजिंग के बजाय ऑनरशिप ज्यादा बेटर हो। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो डायरेक्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल हमने निकाला, मैंने कहा लीज रेंटल है कितना, लाख पे 28,000 का है, 28,000। अच्छा, खर्चा है लीज रेंट, आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा, तो आफ्टर टैक्स के लिए रेट 50% लोगे, तो लीज रेंट एक्सपेंस है, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो लीज रेंट को आफ्टर टैक्स किया और आफ्टर टैक्स के बाद हमने 5 साल की क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रेट कितना था? डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट यहां पर सर 18% है बोरो का रेट, और फिर 18% को हम आफ्टर टैक्स करेंगे तो 9% हो जाएगा, 9%। अब 9% से देखो तो 1 डिवाइड बाय 1.09 इक्वल टू 1 2 3 4 5, जीडी प्रेस किया 3.889, बिल्कुल। तो ये 9% और 5 साल है, 5 इयर्स, डन। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट निकल कर आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हम देखते हैं बोरो एंड बाइंग में। तो पहले इंस्टॉलमेंट वगैरह देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितना सर? आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 1 लाख सबसे पहले, इंटरेस्ट 18% से, तो पहले साल इंटरेस्ट 18,000 हुआ, प्रिंसिपल बता रहे हैं 20,000, टोटल इंस्टॉलमेंट हो गया 38। अब 1 लाख में से 20,000 का पेमेंट हो गया तो बची आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 80, 80 पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 20। इस तरीके से हर बार आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते गए, प्रिंसिपल अमाउंट जो पे करते जा रहे हैं वो भी देखते गए, इंस्टॉलमेंट आता जाएगा। ये लो इंस्टॉलमेंट आ गया। अब हमको क्या देखना होता था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट का ये अमाउंट आ गया था, ये लिख दो। डेप्रिसिएशन कैसे आएगा सर? डेप्रिसिएशन का ऐसा है, 1 लाख की एसेट होगी, तभी तो 1 लाख का लोन लिया है। स्क्रैप वैल्यू 10,000 बता रहा था, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी? 5 साल, तो 18,000 का हर साल डेप्रिसिएशन हो गया। नाउ इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को ऐड कर दो, उस पर टैक्स सेविंग 50% से निकाल दो, इनटू 50% कर दो, टैक्स सेविंग का अमाउंट आ जाएगा। हम आफ्टर टैक्स नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे टैक्स सेविंग निकाल रहे हैं, तो टैक्स सेविंग या टैक्स पेड का अमाउंट निकालेंगे, डायरेक्ट रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में इंस्टॉलमेंट का टेबल बनाया था, इंस्टॉलमेंट की वैल्यूज के लिए, टैक्स सेविंग का टेबल बनाया था, टैक्स सेविंग की वैल्यूज के लिए, आउटफ्लो, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है, आउटफ्लो में से इनफ्लो हटा दो, नेट आउटफ्लो आ जाएगा, और नेट आउटफ्लो को पी फैक्टर, पी फैक्टर के लिए रेट कौन सा लेना? 9% लेना, दोनों जगह सेम आएगा ना, लीजिंग में भी और बोरो प्लस बाइंग में भी। प्रेजेंट वैल्यू निकाला कितना है? 64,982। ओके, यहाँ आ रहा था 54,446, लीज रेंट में प्रेजेंट वैल्यू आ रहा था 54,446, और यहाँ पे जो आउटफ्लो आ रहा है 64,982। तो सर आउटफ्लो किधर जा रहा है? सर आउटफ्लो जा रहा है किधर? बोरो एंड बाइंग में। अब उसने मुझसे पूछा कि कितना सेल वैल्यू रखूं एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। अभी, हाँ, अभी कितना 5th ईयर में रखूं मैं? सर आपने यहाँ पर बोरो एंड बाइंग में सेल्वेज वैल्यू को कंसिडर नहीं किया, सेल्वेज वैल्यू को कंसिडर नहीं किया। मैंने कहा नहीं किया, मेरी मर्जी, नहीं करूंगा, जा। क्यों नहीं कर किया? अरे वो सेल्वेज वैल्यू तो मुझे पता करना है ना, बिना सेल्वेज वैल्यू के ये डिफरेंस आ रहा है।
अब कितना सेल्वेज वैल्यू हो फिफ्थ ईयर के एंड में, एक्स मान लिया कि लीजिंग के बजाय बोरिंग एंड बाइंग अच्छा हो जाए। तो मैंने कहा पहले तो देखो, मैंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज वैल्यू निकाला। इजी किया गया यहाँ पे क्वेश्चन को, देखना जरा। एक्स अमाउंट में मानता हूं अगर मुझे रिसीव होता है फिफ्थ ईयर के एंड में, तो पहली बात तो वो जो एक्स अमाउंट मुझे रिसीव होगा उस पर गवर्नमेंट ले जाएगी 20% टैक्स। तो क्या कितना लेके जाएगी, एक बात बताऊं, 10,000 तो हमको मिली, रेजुलर वैल्यू दे ही रखा था कि 10,000 तो हमने रखा ही है। हमारी एसेट की वैल्यू, इसका मतलब हमारी जो एसेट की वैल्यू हमने डेप्रिशिएट करते करते हमने कितना स्क्रैप वैल्यू रखा था सर, 1,00,000 ओरिजिनल कॉस्ट रखी थी, 10,000 का डेप्रिशिएशन, 10,000 का रेजुलर वैल्यू था, 5 साल में एलोकेट किया था। इसका मतलब 5 साल बाद मेरा जो रेजुलर वैल्यू है वो कितना बच जाएगा, 10,000 बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा सर। मतलब मेरी बुक्स में 1,00,000 पे अगर मैं हर साल 18,000 का डेप्रिशिएशन लगा रहा हूँ, 18,000 का डेप्रिशिएशन लगा रहा हूँ, तो 5 साल में 90,000 डेप्रिशिएट होगी, 10,000 बच जाएगा। ध्यान से समझना। अब मैं एक्स अमाउंट में बेचूंगा जो कि 10,000 से पक्का ज्यादा ही होगा, 10,000 से ज्यादा ही होगा। तो 10,000 से मैं ज्यादा में बेच रहा हूँ, एक्स माइनस 10,000 मेरा प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट पर मुझे गवर्नमेंट को 20% टैक्स देना होगा। ओके सर, तो ये मेरा आउटफ्लो हो गया। तो एक्स अमाउंट मेरा इनफ्लो है और ये उस पर जो गेन हो रहा है, मुझे जो प्रॉफिट है उस पर जो मैं टैक्स दे रहा हूं वो मेरा आउटफ्लो है। इनफ्लो में से आउटफ्लो लेस करोगे, जो अमाउंट आएगा उसको फिफ्थ ईयर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज वैल्यू। सर ये क्यों निकाला, अभी देखना काम आएगा। अब मुझे चाहिए ब्रेक इवन सिचुएशन। पहले तो ब्रेक इवन के लिए मैंने देखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, बोरो एंड बाइंग में कितना, सर बोरो एंड बाइंग में देखो आउटफ्लो मेरा हो रहा था 64,982 विदाउट कंसिडरिंग किसको, सेल्वेज वैल्यू, विदाउट कंसिडरिंग सेल्वेज वैल्यू, यहां पे लिखा मैंने एक्सक्लूडिंग सेल्वेज वैल्यू। ये कितना आ रहा था सर, ये आ रहा था 64,982। अब अगर सेल्वेज वैल्यू को कंसिडर करूंगा तो सेल्वेज वैल्यू तो इनफ्लो है ना मेरा, तो ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज वैल्यू को मैंने माइनस कर दिया। अब ये किसके इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए, ये आना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन द लीज के इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए। अब इस इक्वेशन को जैसे मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास एक्स अमाउंट आ जाएगा। इसका मतलब अगर मेरा सेल्वेज वैल्यू 17,761 17,761.54 हुआ, 0.54, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सर 0.54 है तो आप 17,762 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला था नियरेस्ट रूपी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है जी, तो 17,762 अगर आपका सेल्वेज वैल्यू रहता है तो इसका मतलब फिर लीजिंग पे लो चाहे बोरो एंड बैंक करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आउटफ्लो सेम रहेगा। लेकिन अगर आपका सेल्वेज वैल्यू 17,762 से ज्यादा रहता है, 17,762 से ज्यादा रहता है, तो फिर एसेट को परचेज करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा rather देन टेकन ऑन लीज। ओके, क्लियर है, क्लियर है वाली चीज सर। ओ हो, प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन धाकड़ सर, है ना। प्रेजेंट सर हमने कैसे किए थे और ये कैसे ही है, बिल्कुल एग्जाम के है ना, तो एग्जाम के क्वेश्चन सिलेक्ट करके तो जाना ही चाहिए। कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए ऐसा सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस करने के लिए। नाउ ऐसे भाग दौड़ वाले बच्चे होते हैं ना, सर हमें लास्ट में बता दो बस कुछ चीजें, तो ये आपके दिमाग को ओपन करने के लिए काम आएंगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल निकाला, सिंपली वापस बोल देता हूं, ऐसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड बोरो एंड बाइंग निकाला अदर देन सेल्वेज वैल्यू, तो आया 64,982। मैंने कहा अदर देन सेल्वेज वैल्यू ये इतना आ रहा है और लीज में आउटफ्लो आ रहा है 54,446। लीज में तो सेल्वेज वैल्यू हमको मिलना ही नहीं है ना, लीज में तो हम बस किराया देते हैं एसेट के लिए। तो अब मेरी इधर बोरो एंड बाइंग में कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, तो मैं देख रहा था कि यार फिफ्थ ईयर के एंड में कितने में सेल हो जाए कि मैं लीजिंग के बराबर आ जाऊं। तो इसके लिए मैंने देखा सेल्वेज वैल्यू को एक्स माना, एक्स माना और एक्स मान के मैंने एक इक्वेशन बनाया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज वैल्यू। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो सेल्वेज पे टैक्स जब दिया ना उसने, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हो गया, वरना तो बड़ा आसान, अगर वो टैक्स नहीं देता ना, कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता ना, तो मैं कहता भैया एक्स वैल्यू है, एक्स को आप क्या करोगे, एक्स वैल्यू मिलेगा 0.65 एक्स, बस। एक्स वैल्यू अगर मुझे सेल्वेज वैल्यू रखता हूँ, उसका प्रेजेंट वैल्यू किससे आएगा, फिफ्थ ईयर के एंड में 0.65 एक्स से आ जाएगा, और बड़ा इजी आ जाता कि 64,982 मेरा आउटफ्लो है, उसमें से मेरा 0.650 एक्स सेल्वेज वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में,
शुड बी इक्वल्स टू 54,446। ऐसा इजीली आ जाता अगर कैपिटल गेन ना दिया हुआ होता तो मैं एक्स अमाउंट सेल्वेज वैल्यू मुझे मिल रहा है, इनफ्लो है, और उस इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू 0.650 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा था। बट क्योंकि टैक्स भी दे रखा था इसलिए ये लफड़े हुए, ठीक है ना, झंझट हुए कि टैक्स दे रखा है तो हमको टैक्स का अमाउंट देखना पड़ेगा। पहले गेन का अमाउंट देखा कि एक्स अमाउंट में अगर आप बेचोगे 10,000 उसका रेजिडुअल वैल्यू है, 10,000 उसका रेजिडुअल वैल्यू है, तो गेन आया x माइनस 10,000, उस गेन पर 20% का टैक्स आउटफ्लो है। तो एक्स सेल्वेज वैल्यू इनफ्लो है और उस टैक्स को आउटफ्लो करके नेट इनफ्लो निकाला, नेट इनफ्लो का पी फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू देखा कितना आ रहा है। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज वैल्यू हमारे पास आया और उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को हमने आउटफ्लो में से क्या कर दिया, लेस किया, और किसके इक्विवेलेंट लिखा है, लीज के अंदर जितना आउटफ्लो था उसके इक्वल। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये एक्स अमाउंट सेल्वेज वैल्यू कितना होगा, कितना रखें, कितना हो कि हमारा इनफ्लो हमारा आउटफ्लो दोनों केसेस में इक्वल रहे। बस अब आंसर में लिख देना कि अगर ये अगर सेल्वेज वैल्यू तो इन आउटफ्लो दोनों में बराबर है, लेकिन अगर सेल्वेज वैल्यू इससे भी ज्यादा हुआ, मोर देन 17,762, तो फिर क्या होगा, तो फिर भैया बोरो एंड बाइंग वाला ऑप्शन हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके सर, अभी समझा, बिल्कुल समझा, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, बड़ा ध्यान से बड़े अच्छे से करके आना, ऐसा लड्डू मत समझ लेना, एसएफएम सुन के लड्डू समझेगा, हाँ। 17,762, 17,762, ओके डन। राउंड ऑफ करने को बोला था, कर दिया, बोला था ना, चेक कर लो, 6 में क्या बोला था, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी, ठीक है ना, आगे बढ़े, बिल्कुल सर, राउंड ऑफ जरूर करना, आगे बढ़े। द रिटर्न ऑन स्टॉक एस, अब तो सर एसएपी वाले वो बड़े आसान आसान वाले, रिटर्न ऑन स्टॉक एस, ये सिक्योरिटी के रिटर्न्स दे रखे हैं, ये मार्केट के रिटर्न्स दे रखे हैं, 6 पीरियड के रिस्क फ्री रेट आपको 6% दे रखा है, एडिशनल डिटेल्स आपको दे रखा है, वेरिएंसेस गिवन है आपको सिक्योर स्टॉक और पोर्टफोलियो का, मीन वैल्यू मतलब स्टॉक के लिए एस बार, ये एस बार दे दिया, और ये मार्केट में एम बार दे दिया, और एम बार ही तो हमारा आरएम हो जाता है। ओके, ये वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी है और ये वेरिएंस ऑफ मार्केट है, कोवेरियंस दे रखा है, कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। ओके, डिटरमाइन द इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्टॉक एस, कैरेक्टरिस्टिक लाइन आती है तुमको, हाँ सर आती है, ठीक है ना, तो बस तो फिर कर लेना, फिर वो अल्फा प्लस बीटा इंटू वो क्या, आर एम माइनस आर एफ, बिल्कुल। अब हमें क्या करना है देखेंगे, पहले ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन ही बना देते हैं, तो इसके लिए क्या क्या चाहिएगा, क्या हमको अल्फा चाहिएगा, बिल्कुल चाहिएगा, क्या हमको बीटा चाहिएगा, बिल्कुल चाहिएगा, बीटा कैसे आएगा, कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट करोगे तो बीटा आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट करोगे तो बीटा आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यूज पर देखेंगे अल्फा वैल्यू कितना रहा, इन एवरेज वैल्यूज का यूज करते हुए, बीटा का यूज करते हुए हम देखेंगे कि हमारा अल्फा कितना आ रहा है। ओके सर, और फिर कैरेक्टरिस्टिक लाइन बनाएंगे, देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज रिटर्न हमको दे रखा था 6.33, फिर भी मैंने कैलकुलेट करके दे दिया, एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो भी हमको दे रखा था, बट फिर भी मैंने कैलकुलेट करके दे दिया, दे रखा था ना सर 6.33 और 5.75, बिल्कुल चेक कर लिया भैया कि इनका एवरेज करोगे तो यही आएगा, इनका एवरेज करोगे यही आएगा। फिर बीटा बताया मैंने अभी अभी, कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट किया, आ गया बीटा। अब मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला रखा, अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एन। ओके, यहां पर ठीक है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना सिक्योरिटी का 6.33, अल्फा प्लस बीटा मैंने कैलकुलेट कर रखा था इंटू आर एम मैंने यहां पे रखा, ये मेरे पास अल्फा वैल्यू आ गया 0.58 माइनस का 0.58। ओके सर, माइनस का 0.58। ओके,
यहां पर क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, द रिटर्न ऑन द स्टॉक और मार्केट पोर्टफोलियो इन एक्सेस ऑफ रिस्क फ्री रेट, इन एक्सेस ऑफ रिस्क फ्री रेट, मतलब ये जो रिटर्न्स आपको दे रखे हैं, वो जो सिक्योरिटी रिटर्न है वो ओवर एंड अबव आरएफ दे रखा है, ये जो मार्केट रिटर्न है वो ओवर एंड अबव आरएफ दे रखा है। मैंने कहा मुझे यही चाहिए था, मॉड्यूल में ऐसा नहीं दे रखा था, मैंने माना था कि ओवर एंड अबव आरएफ है, पर मुझे चाहिए था यही, अच्छी बात है, यही दे रखा है तुमको। तो अभी मैंने क्या किया, यहां पर एक्चुअली ये क्या है, ये फॉर्मूला ऐसा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आरएफ इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ, बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। अब आरएम माइनस आरएफ मेरे पास एवरेज दे रखा है 5.75, एक्सपेक्टेड एंड ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री दे रखा है 6.33, बीटा मैंने कैलकुलेट कर लिया, 1.202, अल्फा वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब कैरेक्टरिस्टिक लाइन बनाना था, मैंने बना दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आरएफ इज इक्वल्स टू अल्फा वैल्यूज कैलकुलेट किया था ना, किया था सर, माइनस का 0.58 प्लस बीटा वैल्यू भी कैलकुलेट किया था 1.202, तो प्लस 1.202 इनटू क्या करना, आरएफ माइनस आरएफ। कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऐसा ही बनेगा, अल्फा और बीटा का तो वैल्यू लिख देना और आरएफ माइनस आरएफ को एज इट इज रहने देना और एक्सपेक्टेड माइनस आरएफ को भी एज इट इज रहने देना। क्यों? क्योंकि हम ये इंपैक्ट बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे आरएफ माइनस आरएफ में चेंज आएगा वैसे वैसे एक्सपेक्टेड माइनस आरएफ में भी चेंज आ जाएगा। उस सिक्योरिटी का अल्फा और बीटा डिसाइडेड, बस। नाउ इसी पर आपको अगला क्वेश्चन पूछा उसने, व्हाट वुड बी द रिटर्न ऑन स्टॉक एस इफ द मार्केट रिटर्न इज 17.5%। अगर मार्केट में रिटर्न 17.5 हो, मार्केट बोला है ओवर एंड अबव आरएफ नहीं बोला है कि आरएफ 6%, तो मार्केट रिटर्न अगर 17.5% है तो उस केस में आपका सिक्योरिटी रिटर्न कितना होगा। तो मैंने वही जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन बनाया था उसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आरएफ, तो आरएफ मेरे पास 6 है, अल्फा लिख दिया, बीटा लिख दिया, आरएम माइनस आरएफ, आरएम बताया अगले ने 17.5, आरएफ 6, क्या मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा, बस आ गया 19.243%। फिर अगले ने बोला एक और, क्या बनाए वाली चीज, बस वैल्यूज पुट करनी थी, कैरेक्टरिस्टिक लाइन बना चुके थे, वैल्यूज पुट करना था, आरएम उसने चेंज किया, आरएम जैसे ही चेंज होगा उसका सिक्योरिटी रिटर्न पे इंपैक्ट आ जाएगा। इज योर फाइंडिंग इन टू अबाउट कंपेटेबल विद डेटा गिवन, जो डेटा गिवन है आपको ये वाले, क्या ये आपकी जो फाइंडिंग्स है वो कंपेटेबल है, कमेंट मारना था ऑन द कोरिलेशन। तो मैंने कहा फाइंडिंग इन टू अबव इज नॉट कंपेटेबल विद द डेटा गिवन, क्यों नहीं है? क्वेश्चन में क्या है, हमको दो डेटा आरएफ माइनस आरएफ 11% और एक्सपेक्टेड माइनस आरएफ भी 11% है। कहां सर कहां, एक बार दिखाओगे? मैं देखो 11% मार्केट रिटर्न पे, सिक्योरिटी रिटर्न भी कितना है, 11%। ओके, आरएम माइनस 11% क्यों लिया सर, बताऊंगा। ये मार्केट रिटर्न कितना था, 17.5, इसमें से जब तुम 6 लेस कर दोगे आरएफ तो आएगा तुम्हारे पास 11.5। ओके, तो मैंने कहा 11 पे मार्केट आरएफ माइनस आरएफ 11 पे तुम्हारा सिक्योरिटी रिटर्न 11 है और 12 पे तुम्हारा सिक्योरिटी रिटर्न क्या है, 15 है। ओके, तो ये 17.5 माइनस 6, 11.5% पे तुम्हारा सिक्योरिटी रिटर्न ओवर एंड अबव आरएफ कितना आ रहा है। तो मैंने कहा भैया मेरे जो 11.5% आरएफ माइनस आरएफ पे सिक्योरिटी रिटर्न माइनस आरएफ कितना आ रहा है सर, 19.243 मेरा सिक्योरिटी रिटर्न था, आरएफ मेरा 6% था, तो आर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ओवर एंड अबव आरएफ है वो 13.243 था। तो भाई मैंने कहा देखो ये मैच कैसे कर रहा है, मैंने कहा ये 11 पे इतना, क्वेश्चन गिवन में 12 पे इतना, अगर मैं 11.5 पे देखना चाहूँ इनका एवरेज तो मुझे इसका भी एवरेज लेना होगा, तो 11 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, 13% आना चाहिए, जबकि ये कितना आ रहा है 13.243% आ रहा है, जो कि कंपेटेबल नहीं है, मतलब मैच नहीं कर रहा, 13 आना चाहिए था, नहीं आया।
तो जो डेटा गिवन थे आरएम माइनस आरएफ के, उसके बेसिस पर एक्सपेक्टेड माइनस आरएफ हमको दे रखा था। अब हमने उन सारी कैलकुलेशन को लिया और हमने देखा कि अगर आरएम माइनस आरएफ 11.5% हो, मतलब 17.5 जो हमको दे रखा था उसमें से 6% हटाने के बाद, तो हमारा सिक्योरिटी रिटर्न ओवर एंड अबव आरएफ कितना था, वो 13 नहीं था, वो 13.243% था, जो कि कंपेटेबल नहीं है, मतलब मैच नहीं कर रहा। अब कोरिलेशन पे कमेंट मारना है तो कोरिलेशन कैलकुलेट कर दिया मैंने, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, 0.8365 आ गया। कोरिलेशन पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। अब थ्योरी लिखना था, इवन इन स्पाइट ऑफ अ हाई कोरिलेशन द डेटा इज नॉट कंपेटेबल सिंस द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज रिपोर्टेड हाई ओनली बी period 3 and 5 where data on both market and stock is identical whereas period 4 show opposite correlation। आप कह रहे हो पॉजिटिव कोरिलेशन है, ओके। अब यहां पर तुम देखोगे तो पॉजिटिव कोरिलेशन किधर किधर है, यहाँ पे देखो आपका नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, चलो यहाँ पे भी नेगेटिव, लेकिन हाँ पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब इधर प्लस तो इधर भी प्लस, इधर प्लस तो इधर भी प्लस, इधर प्लस माइनस तो इधर भी माइनस। लेकिन अगर आप 4 को देखोगे तो यहां पर पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं आया। फोर्थ पीरियड में मार्केट पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है और सिक्योरिटी पोर्टफोलियो प्लस जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कहा पीरियड 4 में क्या हो रहा है, ऑपोजिट कोरिलेशन है। और 3 और 5 में, 3 और 5 में, 3 और 5 में हाईएस्ट कोरिलेशन है। 3 और 5 में क्या है, हाईएस्ट कोरिलेशन है, बहुत नियरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट है कि भैया 11 पे 11, 9.5 पे 10, ओके। तो हाईएस्ट कोरिलेशन है। कोरिलेशन के बारे में कमेंट मारना था, मार दिया। सिंस द डेटा, कमेंट में तो कुछ भी बोलते हैं ना, सिंस द डेटा इज वाइडली फ्लक्चुएटिंग the expected value of covariance tend to average and hence the value as per characteristic line and actual data are very different। इतना भी डिफरेंट नहीं था, फालतू हवा उड़ा दिया, ठीक है ना। 13 का 13.243 हुआ था ना, बट ठीक है, लिखना है कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अपन लोगों के लिए ऐसा लिखना, ठीक है, कोई ना। इन इवन रट लेना, इवन इन स्पाइट ऑफ high correlation the data is not compatible since the correlation coefficient is reported high only be period 3 and 5। well 3 और 5 में high था और period 4 में तो opposite correlation था। data is widely fluctuating, simple line, data widely fluctuate कर रहा है, राहुल गांधी बन जाना, बिल्कुल widely fluctuate कर रहा है ना। किसी को अच्छा लगता हो तो सॉरी ना, widely fluctuate कर रहा है। The expected value of covariance tend to be average। अब उसको आपको एवरेज करना था, and hence the value as per characteristic line। अपन ने डेटा का एवरेज करके निकाला ना। अब वहां पे जो डेटा थे वो क्या हो रहे थे, सेम नहीं थे, जो हमारा कोरिलेशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हैं ना, हर बार अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमने एवरेज बेसिस पे डिसीजन लिया है, तो एक्चुअल और एवरेज में थोड़ा फर्क तो होगा ही, ठीक है। तो एक्चुअल डेटा आर वेरी डिफरेंट। नाउ आगे बढ़ते नेक्स्ट। तो तीसरा वाला थोड़ा ना सा लाइन घुमाना है, सामने वाले को घुमाना है, और 11 नंबर का नहीं होता वो, 11 नंबर इसका रहेगा, इसका रहेगा। नाउ नेक्स्ट, इन्वेस्टर छोड़ के आ जाए तो आ जाना, नहीं आएगा तो छोड़ के आएगा, वरना कोरिलेशन कैलकुलेट तो करके आएगा, थोड़ा तो कैलकुलेट लिख के आ। एन इन्वेस्टर हैज अ सम ऑफ 40 लाख, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 लाख का विद हैज अ सम 40 लाख रुपए है। अब ये चाहता है पोर्टफोलियो बनाओ सिक्योरिटी एक्स और वाई का, ओके, जहां पे रिटर्न भी दे रखा है, स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है, कोरिलेशन भी दे रखा है। How much should he invest in X and Y in order to have a portfolio of minimum variance? Minimum variance portfolio तुमको बनाना आता है, फॉर्मूला होता है सिंपल और कुछ नहीं। क्या डेटा गिवन लिख दिया मैंने, जो भी था, कोवेरियंस भी पता कर दिया। अच्छा, कोवेरियंस क्यों पता किया, क्योंकि मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो के लिए जो वेट डिसाइड करना होगा उसके फॉर्मूला में मुझे कोवेरियंस चाहिएगा। तो वेरियंस ऑफ y माइनस कोवेरियंस बिटवीन x एंड y डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ y प्लस वेरियंस ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। फॉर्मूला लगाया, वेट ऑफ एक्स आ गया, वेट ऑफ वाई आ जाएगा 1 माइनस वेट ऑफ एक्स करके। तो अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड कितना कितना, सर इसमें इतना परसेंट, इसमें इतना परसेंट। तो जो तुम्हारे पास पैसा है 40 लाख, उसका परसेंटेज निकाल के आना, ये नहीं अमाउंट निकालना ना, गड़बड़ हो जाएगा। कई बच्चे केवल इधर करके आ जाएंगे, बस हो गया। अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड पूछा है उसने, बता दो।
ओके, अब मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो में वेरिएंस तो बताओ कितना आया। तो वेरिएंस जरूरी नहीं कि जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोरिलेशन -1 होता है तब जीरो आता है, इधर कोरिलेशन 0.7 है। तो मिनिमम वेरिएंस जो पोर्टफोलियो तैयार होगा उसका वेरिएंस ऐसा नहीं कि सर जीरो आता था आपके तो हमारे जीरो क्यों नहीं आया। निकाल के आ जाना क्या, रूट का फॉर्मूला, रूट नहीं लगेगा, वेरिएंस पूछा ना, रूट नहीं लगेगा। तो क्या होगा फॉर्मूला सर, स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू वेट का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वेट ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वेट ऑफ y इनटू कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ये वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। डन। आगे नेक्स्ट क्या बोला, अगर पैसा दोनों में बराबर लगाते हैं तो बताओ वेरिएंस कितना होगा। अरे यार, वेट को बराबर कर देना, और क्या है, वेट तो स्टैंडर्ड डिवीजन इनटू वेट, इस बार वेट 0.5 आएगा, अगेन स्टैंडर्ड डिवीजन इनटू वेट, इस बार वेट 0.5 आएगा, फिर 2 इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y वेट ऑफ x वेट ऑफ y कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ओके, ये वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो आ गया। ना अब पूछा गया है, फिर कमेंट मारने को बोल रहा है क्या, वुड यू कंसिडर हिज पोर्टफोलियो इन 1 एंड 2 सफिशिएंटली डाइवर्सिफाइड। तो बोलना है डाइवर्सिफाइड तो कोरिलेशन -1 होने पर होता है, and not sufficiently diversified since the correlation is high। correlation इतना ज्यादा होने के बाद तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा, नो। इफ द सिक्योरिटीज डू वेल इंडिविजुअली, अगर दोनों अच्छा कर रहे हैं, अगर दोनों अपसाइड में जा रहे हैं तो दोनों अपसाइड में जाएगा, और अगर एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा। डाइवर्सिफाइड होने के लिए -1 होना जरूरी है, कोरिलेशन का -1 होना जरूरी है। तो ये मैंने आपको क्या करवा दिया, ये मैंने आपको है ना एक जो टेस्ट हमने कंडक्ट करवाया था उसका पूरा आंसर करवा दिया कि टेस्ट पूरा क्या है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन से बना हुआ था। तो एक तरीके से आप लोगों को मैंने क्या करवाया है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि अच्छे लेवल के हैं, इन्हें अपने को प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, ये मैंने आपको सॉल्व करवा दी है। तो आपको भी इन्हें एक बार रीड करके चला जाना चाहिए। सर ये पीडीएफ, इसका आंसर किधर मिलेगा हमको, इसका आंसर तुमको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और क्वेश्चन सर क्वेश्चन का भी तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो ओके, बट जल्दी जल्दी देखना, ठीक है। ओके, फिर मैं हटा दूंगा इसको। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।